नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत ही कंसेप्चुअल है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता है तो आपको प्रत्येक उत्तर देने के लिए मिलेंगे 3 सेकंड का वक्त और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग आराम से करेंगे और उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन होगा, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए तो आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है कि लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग, यानी कि जो लंबी कूद वाला जो खिलाड़ी होता है वो कूदने से पहले कुछ पीछे जो आता है और कुछ दौड़ के जो उसके बाद लाइनिंग को क्रॉस करता है। ऐसा वो क्यों करता है? वो अधिकतम दूरी तय करने के लिए, संवेग संरक्षण करने के लिए, या तो एनर्जी को गेन करने के लिए, या तो गेन मोमेंटम यानी कि संवेग प्राप्त करने के लिए। किस कारण से वो ऐसा करता है? वेरी गुड। मुख्य उसका उद्देश्य होता है मोमेंटम को गेन करना, यानी कि संवेग प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करता है। अब ये होता कैसा, थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक लॉन्ग जंपर है, ठीक है। लॉन्ग जंपर सपोज कीजिए ये इसका लाइन है, यहाँ से इसको जंप करना है, ये इसकी लाइनिंग है। तो ये क्या करता है, कुछ डिस्टेंस यहाँ तक रन करता है, इसके बाद जो है यहाँ से जंप करना स्टार्ट करता है। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि मैक्सिमम मोमेंटम यानी संवेग प्राप्त कर सके, यानी कि ऑप्शन डी संवेग की बात की जा रही है। तो यह होता क्या है इसके अंदर मैं बताता हूँ। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू हम लोग मास इनटू वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन के मास को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम लोगों को मोमेंटम बढ़ाना हो तो सिंपली हमको क्या करना होगा, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। और वेलोसिटी को इंक्रीज करने का सबसे आसान रास्ता क्या है कि फोर्स को अप्लाई करना। जिस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी दे रहे हो उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में, इसी कारण से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। और वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है और वो ज्यादा दूर तक जाके जंप कर सकता है। बस एक बेसिक रीजन होता है। इसी के कारण से मोमेंटम गेन करने के लिए लंबी कूद वाला जो खिलाड़ी होता है वो कुछ दूर जो है पहले आके दौड़ता है, उसके बाद कूदता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो प्रश्न है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और फिर वो जमीन पे आकर वो गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी आपको बताना है। जमीन पे यानी ग्राउंड पे मैक्सिमम होगी, अधिकतम हाइट पे मैक्सिमम होगी, यानी तो वापस जब रिटर्न आएगा तब मैक्सिमम होगी, या तो दोनों जमीन और अधिकतम ऊंचाई दोनों ही कंडीशन में वो अधिक होगी। तो देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इस टर्म को जानना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए m को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, g भी कांस्टेंट रहता है, लगभग 9.8 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज क्या होता है? हाइट, यानी कि ये साफ बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे होगा, तो हाइट उसका मिनिमम होगा। जब भी उसके हाइट पे ले जाएंगे तो हाइट उसका बढ़ता जाएगा, तो जहां पे टॉप पे होगा तो वहाँ हाइट डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो इसके अनुसार से एट मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी सही उत्तर होगा एट मैक्सिमम हाइट। क्लियर होगा आई थिंक आपको, यानी कि हाइट बढ़ाने से ही उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। बाकी तो दोनों चीजें सेम होती है। अगला जो प्रश्न है कि जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि एक जेट इंजन जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर मेनली वर्क करता है? तो एक जेट इंजन जो मुख्यतः वेरी गुड लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। अगर हम लोग एक जेट इंजन को देखें तो हम लोग इसे क्लियरली समझ पाएंगे। तो जेट इंजन में एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे देख पा रहे हैं ये पीछे की ओर धक्का देती है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस यहाँ पे फ्यूल के बर्निंग के कारण प्रोड्यूस होती है। जो गैसेस क्या करती है, पीछे की ओर इसे धक्का देती है, इसके कारण से ये जेट इंजन जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो मेनली ये वर्क करता है किसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर मेनली ये वर्क करता है और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे ये जेट इंजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन फील्स हेवियर इन लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट, यानी कि कोई व्यक्ति ज्यादा भारीपन महसूस करेगा कब, किस कंडीशन में एक लिफ्ट पे रह रहा व्यक्ति ज्यादा भारीपन महसूस करेगा। कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। जब वो तेजी से नीचे की ओर जाएगा, तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, या तो जब वो किसी स्थान से ऊपर की ओर बढ़ना जस्ट शुरू करेगा, तो किस कंडीशन पे वो सबसे ज्यादा भारी महसूस करेगा।
दोस्तों अगर आप लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कंसीडर करें तो क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मेनली बेस्ड होता है इनर्शिया के ऊपर, यानी कि जब हम लोग जस्ट लिफ्ट से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो सबसे ज्यादा उस वक्त जो है इनर्शिया काम करेगा। तो सबसे ज्यादा भारीपन महसूस कब होगा, इज मूविंग, कब होगा, जस्ट गोइंग अप, यानी कि सही उत्तर होगा बी, जब वो व्यक्ति जस्ट जो है ऊपर की ओर जाना आरंभ करेगा। तो लिफ्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 कंडीशंस होते हैं, आपको पता होगा। एक तो कंडीशन हो सकता है कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, वो जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसके वेट पे क्या अंतर पड़ेगा। जब जस्ट एसिलेटिंग, जब वो ऊपर की ओर जाएगा, नहीं एसिलेटिंग जब अपवर्ड होगा तो उस वक्त जो होगा उसका जितना वेट होगा उससे ज्यादा उसे महसूस होगा, यानी अपेरेंट वेट इज मोर देन दैट एक्चुअल वेट। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, वो व्यक्ति क्या होगा, तेजी से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, वो लिफ्ट में है, वो तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, उस वक्त जो अपेरेंट वेट होगा वो लेस देन द एक्चुअल वेट होगा। और तीसरा जो कंडीशन हो सकता है वो हो सकता है क्या, कि वो व्यक्ति लिफ्ट में यूनिफॉर्मली अपवर्ड या तो यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड आया जा रहा है, उस वक्त उसका जो रियल वेट होगा और जो अपेरेंट वेट होगा वो लगभग दोनों इक्वल होगा। तो ये 3 कंडीशंस के ऊपर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि द लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, यानी कि हवाई जहाज की जो उड़ान होती है वो किस प्रिंसिपल के आधारित होती है। वेरी गुड, हवाई जहाज की उड़ान जो है मुख्यतः बर्नौलिस प्रिंसिपल पे आधारित होती है। हम कह सकते हैं कि बर्नौलिस के जो प्रमेय है उसके आधारित होती है। अब ये कैसे काम करती है इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा। इस पिक्चर को जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हवाई जहाज जो है मुख्यतः जो है 4 फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। जो उसके बैकग्राउंड में लगती है वो उसका ड्रैग फोर्स कहा जाता है, जो आगे लगती है उसे थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, और जो फोर्स उसे ऊपर की ओर ले जाती है उसे लिफ्ट फोर्स कहा जाता है, जबकि नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के कारण लगता है। तो ये मुख्यतः 4 फोर्सेस एक्टिंग होती है, और ये जो लिफ्ट फोर्स है वो मेनली इसके मोशन के कारण होता है। मोशन के कारण प्रेशर डिफरेंस होता है, ऊपर लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण से ये ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उड़ जाता है, यानी उड़ान भर लेता है। तो ये प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर मुख्यतः जो है ये बेस्ड है। अगला जो प्रश्न है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी आप घर पे जो कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, आपने देखा होगा वो मुख्यतः किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, आपको बताना है। तो जो वॉशिंग मशीन है वो मुख्यतः किस पे काम करता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रित बल के ऊपर काम करता है। यानी ये जो वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर एक ब्लेड लगा रहता है जो रोटेट करता है, वो मुख्यतः जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है। आपको पता है मुख्यतः 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं कि जो सेंटर से आउटवर्ड एक्ट करता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज अगर वॉशिंग मशीन में आप लोग डाले तो वो जैसे डालिएगा वो तुरंत क्या होगा, बाहर की ओर झटका देता है, मतलब बाहर की ओर चला जाता है वो चीजें, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि अंदर की ओर खींच लेते हैं कुछ चीज को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पानी में जो भंवर उत्पन्न होता है, इस तरह से गोल गोल देखते होंगे, जो कि कोई चीज को देखेंगे आउटवर्ड से सेंटर की ओर ले आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फोर्सेस होते हैं इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जो एक्ट होता है वॉशिंग मशीन में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वॉशिंग मशीन एक्चुअली में एक्ट करता है। तो सही उत्तर होगा अपकेंद्रित बल यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला जो प्रश्न है कि इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, अगर किसी वस्तु की गति को जो है दूरी समय के ग्राफ पे समांतर रेखा खींची जाए तो वो वस्तु किससे गुजरेगी। तो पहले आप लोग देखिए, ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जा रही है। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही जो है वो बनाना है, दूरी समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और कह रहा है कि डिस्टेंस की लाइन को जब स्ट्रेट कर दिया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जब स्ट्रेट कर दिया जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस कंडीशन पे वेलोसिटी उस वक्त 0 हो जाएगी। यानी कि टाइम तो चेंज होगा, ठीक है, टाइम देखिए चेंज हो रहा है, पर समय के साथ डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमेशा सेम है। यानी टाइम के साथ डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम चेंजेस हो रहा है। इसी तरह की कंडीशंस को हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ए जीरो वेलोसिटी मोशन।
अब अगला जो प्रश्न है वो है मैच द फॉलोइंग। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां होनी जरूरी होती है, इसलिए करंटली जो है इस तरह के पैटर्न को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो आपको देखिए इसमें दोनों को मैच करना है, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, यानी दूरी। दूरी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? दूरी को हर्ट्ज से मेजर नहीं किया जाता है दूरी को। दूसरा है लाइट ईयर। यस, दूरी को हम लोग लाइट ईयर से मेजर करते हैं, यानी प्रकाश वर्ष से मेजर करते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 9.461 इंटू 10⁻15 जो है मीटर होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ठीक है, 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा पहला का दूसरा, ठीक है। दूसरा देखते हैं एनर्जी। आपको देखते हैं एनर्जी। एनर्जी तो हर्ट्ज से नापा नहीं जाता है, लाइट ईयर ऑलरेडी हो चुका है। सही उत्तर है एनर्जी को हम लोग किससे मापते हैं? हमेशा एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एंड 1 जूल इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 0.000239 किलो कैलोरी होता है 1 जूल इक्वल टू, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किससे नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को हमेशा हम लोग नापते हैं क्या? डेसिबल से। आप लोग देखे होंगे कि कितना डेसिबल तक साउंड अलाउड होता है एक फैक्ट्री में या तो ट्रैफिक में, ये सब चीजें नापी जाती है किससे? डेसिबल से नापी जाती है। और लास्ट जो बच गया वो है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज से। तो इस प्रकार से पूरा चार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देख पा रहे हैं ए का क्या होगा? ए का 2 होगा, तो ऑप्शन हो सकता है ए, सी या डी। इसके अलावा बी का क्या होगा? देखिए बी का होगा 3, यानी कि ऑप्शन कौन बच जाता है? ए या सी बच जाता है। और नेक्स्ट बचता है सी। सी का क्या होगा? 4। सी का हो जाता है 4, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से इतनी चीज आपको जानकारी मिल जाती है। डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग लाइट ईयर से। एनर्जी को मेजर करते हैं हमेशा जूल से, यानी कि ऊर्जा को जूल से मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता को हम लोग नापते हैं डेसिबल से, जबकि फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से नापते हैं। अगला जो प्रश्न है सिमिलर मैच ऑफ द फॉलोइंग की तरह है। अगले प्रश्न में भी आपको मैच करवाना है। तो हम लोग देखते हैं तापमान को हम लोग किससे मेजर करते हैं? केल्विन, वाट, पास्कल या न्यूटन। तो इसमें से आप लोग इजीली कह सकते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को हमेशा केल्विन से मापते हैं, ठीक है, या तो डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। तो यहाँ पे केल्विन ऑप्शन है तो केल्विन ऑप्शन हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। अगला है पावर, यानी शक्ति को हम लोग किससे मापते हैं? शक्ति को हमेशा हम लोग वाट से मापते हैं। और इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। क्लियर है। अगला जो है प्रेशर। प्रेशर को हम लोग किससे नापते हैं? पास्कल से मापते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स को हम लोग किससे नापते हैं? फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं किससे? न्यूटन से, यानी कि बल को मेजर करते हैं न्यूटन से। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं कि एक के सामने एक है, यानी कि इसके अनुसार से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर है। टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन से, पावर यानी शक्ति को मापा जाता है वाट से, प्रेशर यानी दबाव को मापा जाता है पास्कल से, और फोर्स यानी बल को मापा जाता है न्यूटन से। अगला जो प्रश्न है अगेन मैच द फॉलोइंग है। आपको दोनों सूची 1 और सूची बी यानी सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। पहले देखते हैं एसिलेशन यानी कि त्वरण का क्या होता है यूनिट। आपको पता है एसिलेशन का यूनिट क्या होता है? एसिलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजीली निकाला जा सकता है। एसिलेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपन टाइम होता है। तो इस अनुसार से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इजिली कि एसिलेशन इक्वल टू हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगला है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग किससे निकालते हैं? विद्युत धारा को हम लोग एम्पेयर से निकालते हैं। एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, आपको पता है करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन को हम लोग किससे नापते हैं? वर्क डन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जाए यानी जितना कार्य किया जाए उसे वर्क डन कहा जाता है। तो वर्क डन को हम लोग मापते हैं किससे? जूल से मापते हैं। और नेक्स्ट बच गया इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू सेकंड। ठीक है। तो इम्पल्स इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकंड। यहां तक क्लियर है। यानी कि क्लियर हो जाता है एसिलेशन का क्या होगा यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा हमारा एम्पेयर। वर्क डन का हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों? किया गया कार्य का यूनिट क्या होगा? जूल। और इम्पल्स का यूनिट यानी आवेग का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे हिंदी में सेकेंड कर लीजिएगा।
यानी कि सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आंतरिक जो होती है आंतरक, उसके लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या होती है। वेरी गुड, एक ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए सबसे जो अच्छी सामग्री होती है वो होता है सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रांसफार्मर इस तरह के होते हैं, उसके अंदर जो होती है बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं। तो ये जो कोर होता है, जिसके मतलब जो कॉइल बना होता है, तो कोर सबसे अच्छा जो कॉइल के बीच में जो होता है उसे कोर कहा जाता है। तो कोर के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल होता है उसे सॉफ्ट आयरन माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन इलेक्ट्रिक करंट। एक डायरेक्ट करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए यानी बंद करने के लिए हम लोग किस सर्किट का यूज करते हैं। तो हम लोग उसको ब्लॉक करने के लिए नॉर्मली कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। देख पा रहे हैं, आपको दिखाता हूं मैं पिक्चर में। यस, देख पा रहे हैं, एक दो सर्किट है, सर्किट 1 और सर्किट 2, दोनों ठीक है, यहाँ से पास हो रही है करंट। यहाँ डीसी सिग्नल को हम लोग ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं किसका, कैपेसिटर का। तो सही उत्तर हो जाएगा कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस। अगला जो प्रश्न है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार, यानी कि जब चुंबकीय मतलब एक बार को जब चुंबकीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है, यानी कि कोई एक मैग्नेटिक बार है, उसको जब पूरा मैग्नेटाइज्ड किया जाता है तो उसमें क्या होता है। केवल उसका सरफेस मैग्नेटाइज्ड होता है, या तो पूरा का पूरा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, या केवल बार के एक जो पोल होता है वो मैग्नेटाइज्ड होता है, या तो कुछ हिस्सा मैग्नेटाइज्ड होता है। तो जब मैग्नेटाइजेशन किया जाता है तो इंटायरली जितना पूरा का पूरा बार का बल्क जो होता है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी कि द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज्ड, यानी सही उत्तर हो जाएगा क्या, ए। अगला जो प्रश्न है, द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर, वह धातु इसकी विद्युतीय चालकता सबसे अधिक होती है। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड, सबसे ज्यादा इनमें से विद्युत चालकता जो होती है वो सिल्वर की होती है, यानी चांदी की होती है। अगर आप लिस्ट को देखें तो ये होता है बढ़ते से घटते क्रम की ओर, यानी सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, फिर रोडियम, फिर इरिडियम, इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान दीजिए कि सिल्वर का सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, बल्कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो प्रश्न को यहाँ पे चेंज करके अगर थर्मल कंडक्टिविटी कर दिया जाता तो भी आंसर क्या होता, सिल्वर यानी चांदी। अगला जो प्रश्न है कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आग बुझाने के लिए अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक प्रवाह के कारण आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज नहीं, पानी का यूज नहीं करते। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको नॉर्मली पता होगा, अगर आग कहीं पे लगी हुई है उसका मुख्य कारण जो है इलेक्ट्रिक शॉक है, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, तो हम लोग वहां पे पानी का यूज नहीं करते। कारण ये होता है कि पानी जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर हम लोग पानी का यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होकर हमें करंट लग सकता है और शॉक लग सकता है। इस कारण से उसके बचाव के लिए हम लोग पानी का यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट मे कॉज इलेक्ट्रोकर्जन। इस कारण से हम लोग पानी का यूज नहीं करते हैं कि जब आग लगी हो, स्पेशली पानी की वजह या स्पेशली करंट के कारण, यानी कि शॉर्ट सर्किट या किसी दूसरे करंट के फॉल्ट के कारण आग लगी हो, इस कंडीशन पे हम लोग पानी का यूज नहीं करते हैं। अगला जो प्रश्न है, फील्डर गिव्स ए स्विंग व्हाइल कैचिंग ए बॉल इन एग्जांपल ऑफ, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के खेल पे जब कोई खिलाड़ी किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर थोड़ा सा खींच लेता है कैच करने के दौरान। तो ऐसा वो क्यों करता है? मुख्यतः इसके पीछे होता है न्यूटन सेकंड लॉ को उपयोग करना, यानी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को उपयोग करना। ये क्या बताता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसी चीज को ये बताता है। और इसके अनुसार से क्या करता है, जब पीछे की ओर खींच लेता है उसके मोमेंटम में थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में झटका कम लगे, इसके कारण से वो बॉल को हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खींचता है, यानी सेकेंड ऑप्शन सी सही होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ मोमेंटम को बताता है, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम को भी दर्शाता है। और मुख्यतः जो वो पीछे की ओर हाथ खींच के चेंज ऑफ मोमेंटम को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है। तो मुख्यतः इसी कारण से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा, ना कि सिर्फ मोमेंटम होगा।
अगला जो प्रश्न है, while riding the bicycle if you stop pedaling why does the bicycle goes to slow down, यानी कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारना अगर बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो नॉर्मली आपको पता होगा, तो इसका मुख्य कारण होता है फ्रिक्शन। आपको पता है साइकिल में जो है बहुत तरह के फोर्सेस एक्ट होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड की ओर जाने पे वो थ्रस्ट एक्टिंग होता है, इस तरह जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस रोकती है, उससे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, जबकि आगे की ओर बढ़ने पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके टायर्स जहां पे कांटेक्ट होते हैं रोड के साथ, वहां फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट होता है। तो एयर रेजिस्टेंस तो है ही, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो भी जब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कुछ देर बाद पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो उसका टायर का जो होता है फ्रिक्शन होता है किसके साथ? रोड के साथ। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे जो होता है फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करती है टायर को, और कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका स्पीड स्लो हो जाता है साइकिल का। अगला जो प्रश्न है, द लॉ दैट गिव्स ए क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्सेस, यानी कि नियम जो बल की योग्यता को परिभाषित करता है। तो अगर नीचे लिखा ऑप्शन में से आप लोग देखेंगे तो न्यूटन्स की गति का दूसरा, पहला, या न्यूटन्स की गति का तीसरा, या गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम, क्योंकि यही जड़त्व के सिद्धांत यानी इनर्शिया को दर्शाता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके एप्लीकेशन ना हो उसके ऊपर, यानी अप्लाई ना हो। तो ये क्या करता है कि फोर्स के बारे में बताता है, उसकी योग्यता यानी क्वालिटी के बारे में दर्शाता है, क्योंकि वो क्वालिटी ही है कि जो कि किसी की जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला दे, और मोशन में है जो उसे रेस्ट में ला दे। तो इस तरह के जो ऑप्शन है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा आपका आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रदान किए गए हीटिंग तत्व के निर्माण के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? निकल, क्रोमियम, निक्रोम या टंगस्टन? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ साथ इसका कारण भी आप मुझे बता सकते हैं कि किस कारण से उस मटेरियल को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप लोग बाय फैक्ट यानी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे तो इन फ्यूचर अगर ऑप्शन को बदल भी दिया जाए तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैं इसी तरह के सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।